अभी तक हम पढ़ चुके थे, ये उसी का पार्ट 2 है। आई एम सो सॉरी, बीच में वीडियो कट हो गई थी जो मेरे को पार्ट 1 में अपलोड करनी पड़ी। तो लेट अस कंटिन्यू। ड्यूरिंग द फेज अपील ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द फेज द अपील ऑफ द इंग्लिश रिमेन्ड रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया एनवायरनमेंट। कहते हैं कि सेकंड फेज में भी ना जो अपील थी, मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट फेज जो था वो 1800 से 1857, सेकंड था 1857 से 1880। तो जो फर्स्ट फेज था वो एक्चुअली बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहा, स्पेशली बिकॉज उस फेज में क्या किया गया था, पॉलिसी बनाई गई थी। सेकंड फेज में बहुत जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अब हम थर्ड फेज के बारे में बताएंगे। इस फेज में जो अपील थी इंग्लिश की, उसे मतलब इंडियन एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया। इंडियंस नहीं चाहते थे कि भाई उनके कोई और लैंग्वेज थोपी जाए, या यूँ समझ दो कि जैसे वो भी लोग समझदार थे, मैकाले वगैरह, मैं उनके बारे में आगे जिक्र करूँगा। तो जैसे कि यार वो गए ना, तो राजे वो बोलते कि ना यार आप एकदम से कहोगे किसी को अपनी लैंग्वेज छोड़ो हमारी पढ़ो, वो क्यों पढ़ेगा। तो बहुत ही स्मार्टली वे से उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना चाहा। लोगों को बहुत ऑफर दिए थे उस टाइम। तो आगे बढ़ते हैं अब थर्ड फेज के बारे में। The third phase brought out the inefficiency of a foreign language. This phase was marked by the dialectic of supporting and opposing the emerging situation under the influence of a growing nationalistic awareness, resulting in the final attainment of freedom from the British in 1947. कहते हैं कि ये जो पीरियड रहा था, ये ब्रिटिश हमारी आज़ादी तक का पीरियड रहा था। इसने आज़ादी में भी हमें मतलब हेल्प आउट किया, और इसके अलावा मतलब हम पूरे देश में अवेयरनेस भी फैलने लगी थी, और इसे लोग अपनाना भी कहीं कहीं शुरू कर चुके थे। आवर सोसाइटी डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ अ कमेंसेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही और एंड में ही, मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे जो आज़ादी वाला फेज़ था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। The third phase marks the heyday of Indian language and literature that pushed the language of our colonial masters clearly to the margins. The यह जो अब मैं आपको थर्ड फेज के बारे में बताता हूँ। थर्ड फेज में कई लोग मतलब वहाँ से बुलाए गए थे। उन्होंने कहा था कि देश तो आज़ाद कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज सब छोड़ने के लिए कहा था। अब जो लोग थे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो थर्ड फेज के लोग थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करना शुरू कर चुके थे। जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता था वो हाई सोसाइटी का कहलाया जाता था, उसे पढ़ा लिखा और एक अच्छे दर्जे का इंसान माना जाता था। जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलता था वो उसे पावरफुल भी नहीं समझते थे लोग। फिर बात आई कि जो राजा राम मोहन रॉय थे या अलग रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था, थर्ड फेज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है अगर ग्रो करना है वर्ल्ड वाइड, भारत को अगर ग्रो करना है तो। अब इसके बाद आएगी बारी आफ्टर 1947 जो पीरियड था, जिसे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज भी कहा जाते हो, जिसे फोर्थ फेज कहा जाते हो, इज हाईली प्रॉब्लमेटिक डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट इंग्लिश हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको मैंने बताया कि डे बाय डे इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये सबसे प्रॉब्लमेटिक था। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समराइज़ करूँ क्यों। राजे, क्योंकि ना जब मतलब देश आज़ाद हो गया तो साउथ के लोग कहते हैं कि हम आपकी हिंदी लैंग्वेज क्यों बोलें, और जो इंडियन लोग थे तो वो बोले कि हम साउथ की लैंग्वेज क्यों बोलें। तो एक थ्री फॉर्मूला लाया गया ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें एक नेटिव लैंग्वेज, एक इंग्लिश, और एक या तो साउथ की, और साउथ वालों को नॉर्थ इंडिया की हिंदी लैंग्वेज को पढ़ना। बट वो कामयाब नहीं हो पाया। तो अब इंग्लिश को ही मतलब रखा गया एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, साउथ के लोग और इंडियन लोग, क्योंकि उस टाइम तक इंग्लिश बहुत डेवलप्ड हो चुकी थी, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, तो वो इंग्लिश के कारण ही करते थे। और इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। हालांकि चाहते थे लोग कि 1947 के बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसके बारे में पढ़ेंगे। द न्यू ट्रेंड्स आर कंस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द कंट्री। दिस इज रिजल्टिंग इन स्लोइंग डाउन ऑफ अ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, समझ से क्यों होंगे आप, बहुत इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हैविंग बिकम अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश हैज़ रिप्लेस ऑल द इंडियन लैंग्वेज एट स्कूल एज वेल एज यूनिवर्सिटी लेवल। कहता है कि ये अब इंग्लिश जो है लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन चुका था, इंग्लिश रिप्लेस हो गया था हर स्कूल में और यूनिवर्सिटी लेवल पे। मीडिया हैज़ ऑल्सो हैज़ गेट अफेक्टेड बाई इट। जो हमारे देश का नेशनल मीडिया है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी न्यूज़ टेलीकास्ट करना स्टार्ट कर चुका था। इवन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी की सिचुएशन देखी जाए, द पीपल हु कांट रीड और स्पीक इंग्लिश फील गिल्टी एंड कॉन्शियस।
घबराया और गिल्टी फील करता है जो इंग्लिश बच्चा नहीं बोल पाता। इंस्टीट्यूट्स, ऐसे शिक्षा संस्थान विच टीच इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाते थे, आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, वो पॉपुलर होते गए। द रोल मॉडल ऑफ टुडे यूथ इज स्मार्टली ड्रेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग इंडिविजुअल। कहते हैं कि जो आज का बच्चों का रोल मॉडल है वो अच्छे से इंग्लिश बोलता है, अच्छे से ड्रेस रहता है, फॉरेन कल्चर के हिसाब से रहता है। विद द स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। रिसर्च एज वेल एज द स्टडीज आर attracted by the English rather than other language. Also, English is giving better employment chance. English has become the matter of the prestige and power nowadays. ये चैप्टर की समरी थी बेसिकली। इसके बारे में जो भी आगे क्वेश्चन है ना कि क्या सर्कमस्टांसिस रहे 19th सेंचुरी में, या फिर रीज़न बिहाइंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।